चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने। सृजनात्मक व्यक्ति में कौन सा गुण नहीं पाया जाता? क्या पूछ रहा है? क्रिएटिविटी जो पर्सन होता है, क्रिएटिव जो प्रश्न होता है वो किस प्रकार का होता है, उसमें ध्यान रखिएगा। उसमें कौन सा नहीं पाया जाता पूछ रहा है। मौलिकता होती है, संवेदनशीलता होती है, जिज्ञासा होती है, रटने द्वारा सीखने की क्षमता होती है या नहीं होती, ये आपको बताना है। बताइए, जितना जल्दी आप आंसर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम उतनी ही जल्दी बढ़ेंगे। चलिए पहले प्रश्न का आंसर। हाँ जी, क्या बात सुने आपकी, बताइएगा। बिल्कुल सबसे पहले जो उत्तर दिया वो कान्हाराम ने राइट आंसर दिया है। बिल्कुल रटने की जो प्रवृत्ति होती है या रटकर जो व्यक्ति सीखता है वो सृजनशील नहीं हो सकता, वो प्रतिभाशाली बालक की विशेषता हो सकती है। सृजनशील बालक ऐसा नहीं करता, क्योंकि सृजनशील जो बालक होता है इसमें हमेशा ही अभिसारी चिंतन पाया जाता है। किसमें? सृजनशील व्यक्ति में अभिसारी चिंतन का गुण होता है। और अगर बात करें रटने का तो यह अपसारी चिंतन का गुण होता है, जिसमें एक समस्या के एक ही उपाय हो और जिसमें एक समस्या के अनेक उपाय हो, वो अभिसारी चिंतन कहलाता है। ठीक है बेटा, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन सा बालक की सृजनात्मक क्षमता विकसित करने में सहायक नहीं है? यह आपसे पूछ रहा है, इनमें से ऐसी कौन सी बात है जो आपके क्रिएटिव को इंक्लूड करने के साथ साथ आपकी ऐसी क्षमता को सहायक नहीं है? तो बता दीजिए इनमें से कौन सी? खेल है, भाषण है, कहानी लेखन है या सृजनात्मक गतिविधि है? पहले ये पढ़ लेना, क्योंकि ये सृजनात्मक क्षमता की बात कर रहा है, तो इसमें से कौन सा शामिल है? नहीं है। ठीक है, तो बताइएगा इनमें से कौन सी शामिल है? नहीं है। जहां आप अपनी सृजनात्मकता दिखा सकते हैं वो बात आपसे ये पूछने का प्रयास कर रहा है। बिल्कुल गलत उत्तर देने का प्रयास बिल्कुल भी न करें, सोचिएगा। मैं प्रश्न को डिफाइन कर रहा हूं आपके सामने। ये कह रहा है जहां बालक अपनी क्रिएटिविटी ना दिखा सके वो कहां है? यहाँ पे पढ़ने की बात हो रही है, सृजनात्मकता की बात हो रही है, तो इसका उत्तर गलत क्यों सोच रहे हो? सबसे पहले ध्यान रखिएगा, खेल में बालक अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकता। खेल के खुद के नियम होते हैं, उन्हीं नियमों पे उसे चलना होता है। ठीक है, चलिएगा, ये गलत हो गया। भाषण, बिल्कुल भाषण में बालक के मानसिक क्रिएटिविटी कितनी है, वो कितना सोचता है, कितनी सृजनात्मकता ला सकता है, एक विषय वस्तु पर कितना बोल सकता है, यहाँ क्रिएटिविटी बिल्कुल आएगी। फिर कहानी लेखन, बिल्कुल कहानी राइटर जो होता है वो कहानी को कितना भी मोड़ सकता है। ठीक है, सृजनात्मक गतिविधियां, बिल्कुल आपके सामने खाली बोतल दे देंगे, खाली बोतल से आप फुहारा बना सकते हो, कीप बना सकते हो, बर्तन बना सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, तीनों तो क्रिएटिविटी के उदाहरण हैं, ये नहीं है। खेल के अंदर क्रिएटिविटी नहीं आएगी, क्योंकि हम अधिगम की बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, खेल के खुद के नियम होते हैं बेटा। ठीक है जी, देखेंगे समय मिला तो आपकी, अभी मैराथन का समय नहीं है, पहले ये टॉपिक पूरे हो जाए उसके बाद में देखेंगे। निम्नलिखित में से क्या सृजनात्मकता के मापन हेतु नहीं है? मापन हेतु नहीं है। जीवन वृत्त अध्ययन, चित्रों का पूर्ण होना, कहानी लेखक या वृत्त परीक्षण, ये बताइएगा। हाँ जी, तो यहां पर ये आपसे पूछ रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो आपको क्रिएटिविटी यानी क्रिएटिव माइंड को सजग नहीं करता, यानी सृजनात्मकता उसमें दिखाई नहीं देती। यहां से केस स्टडी मेथड की बात कर रहा है। ठीक है, कंप्लीट ऑफ द पिक्चर्स या चित्रों का पूर्ण करना, स्टोरी राइटर जो कहानी लेखक होते हैं वो, और वर्क परीक्षण यानी आपका जो नजरिया है एप्टीट्यूड परीक्षण वो। तो यहां ये आपसे क्या पूछ रहा है इसमें आप देखिएगा, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। वृत्त आपको बता दिया ना, नजरिया, दृष्टिकोण, अभिवृत्ति, बिल्कुल 3 का कान्हाराम आपका राइट आंसर आ रहा है। जीवन वृत्त विधि, इसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है, किसी के जीवन को जैसा सुना वैसा ही आपने बता दिया, यहाँ क्रिएटिविटी नहीं आएगी। चित्रों को पूरा करेंगे तो यहाँ क्रिएटिविटी यानी बच्चा एक्टिव रहेगा, कहानी लेखक में एक्टिवेट रहेगा, वृत्त परीक्षण में भी एक्टिवेट रहेगा।
ध्यान रखिएगा, इसका 1 नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है जी, ओके। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन आपके सामने है। थोड़ा इसको छोटा करना पड़ेगा, मेरे हिसाब से आ नहीं रहा, 3 ही ऑप्शन आए। ये लो भाई, छोटा तो ज्यादा ही हो गया। ये लो, थोड़ा सा दिख रहा होगा, ये प्रश्न बड़ा है तो कोई बात नहीं, इसको हम छोटा कर लिया है। अब देखिए, बच्चों में सृजनात्मकता विकसित नहीं की जा सकती। कहां नहीं की जा सकती? इस ऑप्शन में देखें, उनको कोई एक विषय देकर उससे संबंधित सूचनाएं एकत्रित करके आज की किसी समस्या की खोज करने, तलाश करने को उनके एक अवसर प्रदान करके, उनकी किसी समस्या के भावी परिणामों का विश्लेषण करने का एक अवसर प्रदान करके, या किसी जांच पड़ताल करने के लिए उनको हतोत्साहित करके विकसित नहीं की जा सकती। ये आपसे पूछ रहा है, बताइएगा। इन चारों में तो एक तो आपको 3 तो यह है कि उसमें सृजनात्मकता दिखेगी, एक में नहीं दिखेगी। जहां मैंने कहा नेगेटिव उत्तर दिख जाए वही इसका राइट आंसर होता है। जहां नेगेटिव, अब नेगेटिव कहां दिख रहा है? देखो, सृजनात्मकता उनको कोई एक विषय देकर उससे संबंधित सूचनाएं। मैंने कहा कि आज मैं आपको टॉपिक दे दिया संज्ञा, कल संज्ञा से संबंधित फैक्ट इकट्ठे करके लाओगे तो बालक अलग अलग फैक्ट इकट्ठे करके लाएंगे, तो मतलब वहां क्या आएगी? सृजनात्मकता आएगी। ठीक है जी। आज की किसी समस्या की खोज करने या तलाश करने को उनको एक अवसर प्रदान किया जाए। आज एक प्रश्न ऐसा दे दूं, कल आपको कहूं कि आप इसका उत्तर ढूंढ के लाएंगे, तो बालक उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेगा, अलग अलग माइंड से करेगा। बिल्कुल। फिर ये भी सही है, ये भी सही है। उनकी किसी समस्या के भावी परिणामों का विश्लेषण करने का एक अवसर प्रदान करके, अब आपके सामने रीढ़ जैसे समस्या है, उसका परिणाम क्या हो सकता है उसका विश्लेषण करें, फिर उसमें जो टॉपिक रह गए उनको कैसे कवर करें, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ये भी सही है। तो फिर क्या रह गया? किसी जांच पड़ताल करने के लिए उनको हतोत्साहित करके, ये ऑप्शन दे दिया, ये गलत है भाई। और यही पूछा है इसने, नहीं, तो इसका 4 नंबर राइट आंसर होगा। क्योंकि हतोत्साहित नहीं करना होता, हतो का मतलब होता है यानी उसके मनोबल को डाउन कर दो, फिर तो वो अपने आप ही नहीं करेगा। आपके तो कितने पढ़ ले तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो कितने ढूंढ ले तेरे को नहीं मिलेगा, तो हतोत्साहित हो जाएगा। तो इसका डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 5 नंबर क्वेश्चन। पांच नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है? ठीक है जी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सृजनात्मकता का सिद्धांत नहीं है? आज सारे प्रश्न मैं नहीं वाले लेके आया हूं, मैं तो रिवीजन करूं, कर लो बेटा। तो बताइएगा इसका कौन सा उत्तर राइट होगा। यहां सिर्फ आप ध्यान रखिएगा, मैंने एक दिन पहले ही कहा था, आप यहां बातें, पर्सनल बातें कोई नहीं करेगा। अगर पर्सनल बातें करते हो तो आपको ब्लॉक करवा देंगे। ठीक है? क्यों अपना वक्त खराब कर रहे हो? क्यों अपने माँ बाप के सपनों को चकनाचूर कर रहे हो? सिर्फ पढ़ो, जो एक्सप्लेन कर रहा हूं समझिएगा, पेपर में मत है कि हाथ लगा लगा के रोगे तुम। तो देख लेते हैं कहां क्रिएटिव जो थ्योरी है, प्रिंसिपल्स है, क्रिएटिव प्रिंसिपल्स की बात कर रहा है, सिद्धांत की बात कर रहा है, तो इनमें से कौन सा नहीं पूछ रहा है। देखो, मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत है, बिल्कुल यहाँ सृजनात्मकता होती है। शास्त्रीयवाद में बिल्कुल सृजनात्मकता होती है। गेस्टाल्टवाद में भी समानता यानी सृजनात्मकता होती है। परंतु ओलपोर्ट का जो सिद्धांत है ये तो शील गुणों से संबंधित है, यहाँ कोई सृजनात्मकता नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये शील गुणों के सिद्धांत से संबंधित है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका डी राइट आंसर है। आज क्लास के अंत में एक नई घोषणा भी करेंगे हम, तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आपके लिए नई सूचना है, वो बताएंगे आपको। बाल अपराध का मनोवैज्ञानिक कारण है, क्या कारण है भाई? अवरुद्ध इच्छा, युद्ध, गुणसूत्र, यौन अंगों का तीव्र विकास। बताइएगा, आपको वो रीजंस पूछ रहा है, और कौन सा रीजन पूछ रहा है? देखो, मनोवैज्ञानिक कारण पूछ रहा है, ना सामाजिक कारण पूछ रहा है, ना वातावरणीय कारण पूछ रहा है, ना जन्मजात का पूछ रहा है, वो पूछ रहा है मनोवैज्ञानिक। और मैंने आपको एक ही बात कही थी, जहां मनोविज्ञान शब्द आ जाए वहां पे आपको क्या रख लेना है? व्यवहार रख लेना है। बस अगर व्यवहार रख लिया तो इसका उत्तर आपके पास आ जाएगा। अवरुद्ध इच्छा, इच्छा होती है, उसमें व्यवहार होता ही नहीं। बाल अपराध का कारण जरूर है, ये व्यक्तिक कारण है, मनोवैज्ञानिक कारण नहीं है। यहाँ व्यक्ति खुद से ही बातें करता है, खुद की इच्छा, तो ये तो गलत हो गया। युद्ध, युद्ध की बात करें तो युद्ध भी
क्या है, मनोवैज्ञानिक कारणों में नहीं आता, ये एक परिस्थिति है, वातावरण से जनित है ये भी आपका गलत उत्तर हो गया। ठीक है, गुणसूत्र ये आपकी जेनेटिक प्रॉब्लम है, ये आपकी जेनेटिक प्रॉब्लम है, सॉरी ये आपकी जेनेटिक प्रॉब्लम है। यौन अंगों का तीव्र विकास ये भी आपकी जेनेटिक प्रॉब्लम है। क्या पूछा था, अच्छा मनोवैज्ञानिक कारण पूछा था क्या, तो इसका मनोवैज्ञानिक कारण जो है वो आपका 1 नंबर होगा। सॉरी, अवरुद्ध जो इच्छा है वो आदमी के आंतरिक रूप से होती है और वो क्या लेके आता है, उसे व्यवहार में लेके आता है। मैं सामाजिकता की बात ले गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो क्या होगा, 1 नंबर होगा, अवरुद्ध इच्छा। क्योंकि युद्ध भी वातावरणीय है, गुणसूत्र आनुवांशिकता के अंतर्गत है, यौन अंगों का विकास भी आपके वंशानुगत के हिसाब से है, और मनोविज्ञान के अंदर क्या होता है, व्यवहार होता है। व्यवहार में व्यक्ति की कोई इच्छा अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है, तो फिर वो बाल अपराध की तरफ बढ़ जाता है। जैसे आप तैयारी करो, एक रेट की, आपका सिलेक्शन ना हो, आपकी इच्छा है मैं टीचर बनूं, मान लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप ध्यान रखिएगा, मैंने इतनी मेहनत की फिर भी नहीं लगा, चलिए मैं तो चोरी करना स्टार्ट कर देता हूं, मैं गुंडा बन जाता हूं। ठीक है, फिर आपकी जो इच्छा रुकी तभी आप बने ना, बाल अपराध की तरफ बढ़े। तो ध्यान रखिएगा, जब बालक की इच्छा पूर्ति नहीं होती तो ध्यान रखिएगा अवरुद्ध, बिल्कुल याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, बाल अपराध के जिम्मेवार है शैक्षिक कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं आता, शिक्षा के अंतर्गत पूछ रहा है वो। अरे तुम लोग ऐसे कमेंट करते हो तो फिर मैं विचलित हो जाता हूं। ठीक है, ये प्रश्न गलत कराना आप पे निर्भर करता है, अध्यापक का माइंड खराब करना, आप माइंड खराब कर देते हो। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं बाल अपराध के जिम्मेवार शैक्षिक एजुकेशन। ठीक है, रीजंस में क्या कौन सा कारण नहीं आता, तो देखिए अध्यापक द्वारा अनुचित दंड, यानी एक बालक पर ज्यादा दंड दिया जाता है तो वो बालक पढ़ाई से क्या हो जाता है, भाग जाता है और वो बाल अपराध की तरफ बढ़ता है, फिर वो नकल मारने का काम करता है, स्कूल से भागता है, ये सब बाल अपराध के कारण है। मूल्यांकन में पक्षपात करना, गुरुजी जी को दूध लिया के दिया, गुरुजी जी की सब्जी लिया के दिया, गुरुजी भी नंबर ज्यादा दे दिया, तो ये गुरुजी पर डिपेंड हुआ। शिक्षा में क्या ये पारदर्शिता नहीं है, निष्पक्ष मूल्यांकन नहीं है, तो बिल्कुल ये भी कारण होता है, ये भी होता है। खराब संगत, शैक्षिक प्रबंधन की बात कर रहा है तो शैक्षिक में खराब संगत नहीं, क्यों विद्यालय से भाग जाना यह भी आपका बाल अपराध का कारण है, तो तीनों विद्यालय से जुड़े हुए हैं। और ये आपसे पूछ रहा है शैक्षिक की बात कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा खराब जो संगत होती है वो आपके वातावरण की देन होती है, ये ध्यान रखिएगा। ये 3 नंबर है, इसका राइट आंसर 3 नंबर होगा भाई, खराब संगत इसका राइट आंसर है। कौन सा कारण नहीं आता, तो बाल भाग जाना, बिल्कुल। अरे इतने एजुकेशन तुम गलत करोगे फिर मैं आपसे क्या उम्मीद करूं, इतने एजुकेशन, वाह क्या बात है। इनमें से कौन सा कृत्य बाल अपराध नहीं है, यानी जो बाल अपराधी बालक होते हैं वो कौन कौन से काम करते हैं ये पूछ रहा है। तो जुआ खेलते हैं, भाग जाते हैं, चोरी करते हैं, है ना, आलसी होते हैं, कोई भी उठाईगिरी कर लेते हैं, अश्लील बातें लिख देते हैं, लड़कियों को छेड़ना, ये काम सब अपराधी बालक के होते हैं। ठीक है, तो यहां देख लेते हैं, ये पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। कृत्य का अर्थ होता है काम, तो नशा करना बिल्कुल बाल अपराध है। कक्षा में नींद निकालना, कक्षा में नींद निकालना कोई बाल अपराध नहीं है भाई। कक्षा से भाग जाना बिल्कुल बाल अपराध है। चोरी करना भी बाल अपराध है। कक्षा में नींद आ रही है ये कोई बाल अपराध नहीं है, तो ध्यान रखिएगा इसका 2 नंबर राइट आंसर है, इसका 2 नंबर है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर आंसर तेरी गलत उत्तर दे रहे हो। 8 नंबर का 3 नंबर उत्तर है, कहां तुम घूम रहे हो। हाँ जी, चलिए 9 नंबर है, वर्तमान में असमर्थ निशक्त बालकों की शिक्षा कैसी है। असमर्थ 2 निशक्त हैं, यानी दिव्यांग बालकों की बात करें तो उन बालकों को शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए, यह प्रश्न आपके सामने यहां उपस्थित किया है। दुर्बल वर्ग के अंतर्गत तो सारे ही आएंगे बेटा। असमर्थ निशक्त बालकों के अंदर दिव्यांग या विकलांग बालक आप कह सकते हो, हैंडीक्राफ्ट जिसे बोला जाता है, उनको किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, यह प्रश्न आपसे यहां पूछने का प्रयास किया गया है। हाँ जी, 9 नंबर का हो गया बेटा, हो गया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, काबिले तारीफ। चलिए, असमर्थ जो निशक्त बालक होते हैं, अब हमारी जो शिक्षा नीति है या अंश 2005 की बात करें तो उनमें क्या कहा गया था कि ऐसे बालकों को आप क्या करेंगे, समावेशित शिक्षा देंगे। समावेशित शिक्षा का अर्थ है कि क्लास के अंदर जो बालक हैं उनके साथ ही उनको बैठाएंगे। अगर हमने विकलांग बालकों को अलग कक्षा बना दी विकलांग बालकों की, तो उनके मन में हीन भावना आ जाएगी,
कि हम तो इन बालकों से क्या हैं, अलग हैं, ठीक है। तो उनमें वो मनोबल नहीं रहेगा, ठीक है, और मनोबल नहीं रहेगा तो फिर बालक क्या होगा, हीनता का शिकार होगा और फिर वो बाल अपराध की तरफ बढ़ जाएगा। इसलिए सरकार कहती है कि विकलांग बालक है तो उसे कक्षा में सामान्य बालकों के साथ बिठाकर ही शिक्षण करवाया जाए, समावेशी शिक्षा की ये बात की जा रही है। तो ध्यान रखिएगा, इसका 1 नंबर राइट आंसर है। विशिष्ट शिक्षा, रचनात्मक शिक्षा, योगात्मक शिक्षा, ठीक है। हाँ जी, ये दोनों शिक्षाएं तो सबकी होती हैं, ध्यान है ना। रचनात्मक शिक्षण कितने आ रहा है बताओ, और योगात्मक शिक्षण एक सत्र में आपकी रचनात्मक और योगात्मक शिक्षण कितने होते हैं, तो ध्यान रखिएगा F1 और F2, फॉर्मेटिव फर्स्ट और फॉर्मेटिव सेकंड, कितने कितने नंबर के, 10-10 के। उसके बाद में आता है S1, ये कितने नंबर का, 20 का, सेमेस्ट्री फर्स्ट। फिर आता है F3, ये भी 10 का, और फिर आता है F4, ये भी 10 का, और फिर आता है सेमेस्ट्री सेकंड जो कितने का आता है, 40 का। हो गया क्या, 20, 40, 50, 60 और 100, ये लो। तो ये आपको ध्यान रखना है। योगात्मक मूल्यांकन किनको बोलते हैं, ये जो S1 है इसको योगात्मक बोलते हैं, S2 को भी योगात्मक बोलते हैं, और ये जो होते हैं ये आपके कौन से हैं, रचनात्मक मूल्यांकन होते हैं। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, चलिएगा। चलो भाई, चलो बेटा, चलो। ओटिज्म की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की, थोड़ा सा इसको आप ध्यान रखिएगा। ओटिज्म होता है ये, ओटिज्म की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी, केनर ने, डाउन ने, स्किनर ने या सिगमंड फ्राइड ने। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। ओटिज्म क्या होता है गुरुजी, ओटिज्म इंग्लिश का शब्द है, इसे हिंदी में स्वलीनता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वलीनता बोलते हैं। और इसके बारे में बता दूं, ऐसे बालक जो गुमसुम से रहते हैं, अकेले से रहते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, ये जेनेटिक भी हो सकता है, ठीक है, और वातावरण की देन भी हो सकता है। तो ऐसे बालक खुद में लीन रहते हैं। इनकी सर्वप्रथम व्याख्या करने वाला विद्वान कौन था, इसके लिए एक स्पेशल विद्यालय भी, विश्वविद्यालय बना है। कहां, कैरोलिना में। कौन से, उत्तरी कैरोलिना में एक स्पेशल विश्वविद्यालय बना हुआ है इनका, टीच नाम से, ठीक है, टीच नाम से बना है, सॉरी डबल सी आएगा, है ना, टीच नाम से बना हुआ है। तो उत्तरी कैरोलिना में स्पेशल ओटिज्म ग्रस्त बालकों के अध्ययन के लिए एक ऐसी यूनिवर्सिटी भी बनी है। हाँ, तुक्के मारने में मैं 1 नंबर है सर, बिल्कुल हो भाई, तुमसे ऊपर को नीचे कोई है ही नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम परिभाषित करने वाले व्यक्ति कौन थे, केनर थे। अपनी जो बुक है उस बुक की पहली लाइन ओटिज्म ग्रस्त बालकों की अगर किसी के पास है तो देख लेना, सबसे पहले ये प्रश्न लिखा हुआ है कि केनर ने ओटिज्म ग्रस्त बालकों का सर्वप्रथम अध्ययन किया, और इसके लिए विश्वविद्यालय कौन सा, विश्वविद्यालय कैरोलिना के अंदर टीच विश्वविद्यालय बनाया गया है। नोट्सों के अंदर भी ये बात आपको लिखवा दी गई है। अगर अब गलत करोगे तो करोगे भाई, कोई इलाज नहीं है। निम्न में से कौन से स्वलीनता के लक्षण हैं, स्वलीनता के, ओटिज्म के लक्षण कौन से हैं, ये आपसे पूछने का प्रयास कर रहा है। कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार, कमजोर संप्रेषण या ऊपरी लिखित सभी, बताइएगा ओटिज्म के कौन से लक्षण हैं, ये पूछ रहे हैं। और अभी मैं ओटिज्म की सारी बातें आपको बता के गया हूं। अगर ये प्रश्न आप गलत करोगे तो फिर भाई दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं समझा सकती। मैंने बता दिया आपको सभी। हाँ जी, बताओ बेटा, बताओ, इसका उत्तर बताओ। अभी भी अगर तुम गलत उत्तर करोगे दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं समझा सकती। हाँ जी, अभी बताया कि स्वलीनतिन ओटिज्म ग्रस्त जो बालक होते हैं वो कमजोर सामाजिक व्यवहार रखते हैं, एकदम गुमसुम से रहते हैं, किसी से ज्यादा बातें नहीं करते, चुपचाप एकांत प्रिय होते हैं। ये रूढ़िवादी व्यवहारी होते हैं, बिल्कुल जैसा इनको कह दें कि बेटा पानी ले, क्या पानी ले आएंगे, फिर वापस बैठ जाएंगे। रूढ़िवादी व्यवहारीवादी होते हैं, बिल्कुल, ठीक है। कमजोर संप्रेषण होता है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, वीक होता है इनका, एक दूसरे से बातें नहीं कर पाते, इसलिए अकेले रहते हैं। तो ये जितनी भी विशेषताएं ऊपर लिखी गई थी ये सारी की सारी किसकी है, ओटिज्म ग्रस्त बालक की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा, 4 नंबर इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। 12 नंबर, निम्न में से कौन से पिछड़े हुए बालक की विशेषता नहीं है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। चलिए, निम्न में से कौन सी पिछड़े हुए बालक की विशेषता नहीं है, अब आप खुद सर्च कीजिएगा। तो देखो, पिछड़ा हुआ बालक कह रहा है अपनी प्रकृति प्रदत्त योग्यताओं से कम स्तर की शैक्षिक उपलब्धि का प्रदर्शन करते हैं, ठीक है जी। सामान्य विद्यालय कार्यों के साथ वे गति नहीं रख पाते, ठीक है। अपनी आयु के बालकों से काफी पिछड़ जाते हैं और कम बुद्धि रखते हैं। विशेषता नहीं है,
ये प्रश्न आपसे पूछा गया। बारह का क्या उत्तर दे रहे हैं सभी? समझिएगा इस प्रश्न को, क्या कह रहे हैं, पिछड़े हुए बालक की विशेषता पूछ रहा है। तो अपनी प्रकृति पर योग्यताएं, जैसे मान लीजिए कोई 10 वर्ष का बालक है और वो 5वीं क्लास में है, तो वो जो पिछड़ा हुआ बालक है वो वही कक्षा 4 की प्रश्नों को हल कर पाएगा, 5वीं जैसी योग्यता नहीं रखेगा। पहले प्रश्न तो बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने। सामान्य विद्यालय कार्यों के साथ वे गति नहीं पाते, बिल्कुल दूसरे बालकों के साथ नहीं चल पाते, ये भी सही है। अपनी आयु के बालकों से काफी पिछड़ जाते हैं, बिल्कुल ये बात भी सही है। तो पूछा क्या है, नहीं। अच्छा, कम बुद्धि रखते, नहीं, कम बुद्धि नहीं रखते भाई, जड़ बुद्धि नहीं होते। इन्हें अतिरिक्त समय देकर, यानी इन्हें अतिरिक्त समय देकर इन्हें सामान्य बालक बनाया जा सकता है, जो इनका पिछड़ापन है वो दूर किया जा सकता है, तो इनकी बुद्धि सामान्य होती है। ये किसी कारणवश पिछड़ जाते हैं, क्लास न लगा पाना, घर में किसी समस्या का होना, तो हम इससे नहीं कह सकते कि ये तो डफर है, नहीं, पिछड़े बालकों को सुधारा जा सकता है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, कि निम्न में से कौन सी विशेषता मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक की नहीं है? कह रहा है कि मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक की विशेषता कौन सी इनमें नहीं है? 3 है उसकी विशेषता, एक नहीं है, कौन सी नहीं है? अमूर्त चिंतन का प्रभाव, पारिवारिक समायोजन का अभाव, शारीरिक विकृति होना और सीखने की धीमी गति। सीधा इतना ही देखना है, मानसिक दृष्टि से पूछ रहा है, यानी माइंडली क्या है वो डिस्टर्ब है, ठीक है। और 3 विशेषताएं हैं कि माइंड डिस्टर्ब क्यों हुआ, तो देख लेते हैं किस वजह से है। तो देख लेते हैं, अमूर्त चिंतन का अभाव, हाँ, वो ज्यादा नहीं सोच पाएगा, वो चीजें नहीं सोच पाएगा जो उस सामने नहीं है। जैसे आत्मा मरने के बाद कहां जाती है, ठीक है, सेब नीचे ही क्यों गिरा, ये अमूर्त चीजें हैं, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। तो ध्यान रखना, अमूर्त चिंतन तो नहीं कर पाएगा, ये बात तो सही है। पारिवारिक समायोजन का अभाव, पिछड़े बालक, पारिवारिक समायोजन का अभाव, पारिवारिक समायोजन का अभाव नहीं, ये इसका राइट आंसर होना चाहिए। बाकी आगे देखते हैं। शारीरिक विकृति होना, बिल्कुल शरीर से, यानी किसी के हाथ काम नहीं करते, या इस वजह से भी मानसिक दृष्टि से हो जाता है कि सब लोग चल पाते हैं, मैं नहीं चल पाता, मैं नहीं लिख पाता, इस वजह से भी पिछड़ जाता है, ठीक है, ये बात भी। सीखने की धीमी गति होती है, ठीक है, तो फिर 2 नंबर ही बच गया इसका। पारिवारिक समायोजन का क्या होता है, अभाव होता है, ठीक है। पारिवारिक समायोजन का अभाव, मान लीजिए परिवार के अंदर समायोजन नहीं है तो उसकी बुद्धि कहाँ काम है, तो वहां तो सब चीजें में पिछड़ जाएगा, मानसिक दृष्टि से थोड़ी है। वो एजुकेशन से पिछड़ जाएगा, समाज से पिछड़ जाएगा, व्यवहार नहीं कर पाएगा। तो यहाँ ये उत्तर इसका राइट दिख रहा है। सर क्यों नहीं दिख रहा, सर क्यों नहीं दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा भाई तुमको, हम तो दिख रहे हैं ना। चल 14 नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। खालिस्तान बच्चों में, कौन से बच्चों में अमूर्त चिंतन की, ये पूछ रहा है, ये अमूर्त चिंतन करने की योग्यता होती है। अमूर्त चिंतन की योग्यता पूछ रहा है भाई, जो चीज है नहीं उसके बारे में सर दोबारा एक्सप्लेन करो। तो भाई दोबारा वीडियो देख लेना ना, एक्सप्लेनेशन में बहुत कम होता है, आगे क्लास आनी होती है यूट्यूब पे। हाँ जी, बताइएगा। अमूर्त प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है, इसका राइट आंसर क्या होगा? अमूर्त चिंतन कौन कर सकता है? अभी शुक्र है, उत्तर पहला प्रश्न तो आप सबने सही उत्तर दिया है, ठीक है। प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं इनमें अमूर्त चिंतन करने की योग्यता होती है, पिछड़े बालक में नहीं होती, मानसिक रूप से पिछड़े बालक में भी नहीं होती, और इनमें से कोई नहीं तो है ही नहीं। तो ध्यान रखना, प्रतिभाशाली बालक ऐसा सोचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन, छोटा करना पड़ेगा। प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व किसे देना चाहिए, ये पूछ रहा है आपसे। अभिभावकों के मत को देना चाहिए, या वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणामों को देना चाहिए, शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए, या समुदाय के विचारों को देना चाहिए? बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं? अगर पहचान करनी है तो सबसे अधिक हम इनमें से किस चीज को अपनाएंगे कि ये प्रतिभाशाली, इस बात की पहचान कर लें? हाँ जी, बताइएगा, बताओ। हाँ जी, प्रतिभा, बिल्कुल देख लेते हैं। यहां बताइए 15 नंबर का राइट आंसर क्या होगा?
तो अभिभावकों को मत को देना चाहिए, अभिभावकों के मत को देना चाहिए नहीं। प्रतिभावानशाली बालक तो कह देंगे, अभिभावक तो ये कह देंगे हम तो इसे नेवी में भेजेंगे, और बालक की इच्छा ही नहीं है, तो ये तो उनके मत को ज्यादा वैधता नहीं देनी है अपने को, ठीक है। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणामों को बिल्कुल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो सबसे ज्यादा प्रतिभावान बालकों को देने चाहिए ताकि उनका विकास हो। ध्यान रखिएगा, इसका 2 नंबर ही होगा। शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए नहीं, शिक्षक ने कह दिया कि ये बालक तो डफर है, फेल हो जाएगा, और वही बालक आगे जाकर नौकरी लग जाता है, तो वो कोई भविष्यवाणी ठीक है। समुदाय के विचारों को देना चाहिए नहीं, किसी के समुदाय के विचारों को नहीं देना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको क्या करना है ये 10 बार मैंने बताया है। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने के लिए उस पर अपने पर लो उस क्वेश्चन को। जब तक आप साइकोलॉजी के क्वेश्चन अपने पर अप्लाइड नहीं करोगे, आप ये नहीं सोचोगे कि क्वेश्चन के अंदर जो चीज पूछी जा रही है वो मैं हूं, फिर आपका उत्तर बिल्कुल सही आएगा। फिर 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, नेगेटिव बात नहीं करनी है। एक तो बालक को ज्यादा से ज्यादा क्रियाशील रखना है, लर्निंग बाय डूइंग, यानी बालक करके सीखे, वो प्रश्न की प्रायोरिकता देनी है आपने, यानी बालक को ज्यादा इंक्लूड रखना है। सीसीपी जो है ना अपना, वो चाइल्ड जो पेडागोजी है अपनी, सेंट्रल चाइल्ड पेडागोजी, बाल केंद्रित, बालक को ज्यादा ध्यान में रखना है और खुद इसके अंदर इंक्लूड हो जाओ, तो आपका प्रश्न सही हो सकता है, उत्तर उसका नहीं। आप सीधे रट्टे मारोगे तो रट्टे मारने से प्रश्न नहीं होंगे, क्योंकि साइकोलॉजी है प्रधान, और साइकोलॉजी ऐसे किसी के समझ में आती नहीं है। इसलिए प्रश्नों को तरीका मैंने आपको बता रखा है, कोई भी प्रश्न है उससे खुद इंक्लूड हो जाओ उसके अंदर, कि हाँ अगर उसमें बालक का पूछ रहे तो आप ये सोचो वो बालक मैं हूं, और मैं हूं तो मेरे में क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि मैं अगलों से बेस्ट हो जाऊं, तो बेस्ट यहां दिख जाएगा आपको। क्योंकि अगर मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये उत्तर आपका तुरंत आ जाता, परंतु आपने तो बताया ही नहीं, गलत उत्तर बताते हो, फिर पूछते हैं गुरुजी क्या करें। ये लो जी, आज के आईसीटी के प्रश्न आपके सामने आ चुके हैं, चलिएगा भाई। अब ये इजी क्वेश्चन है और लास्ट है ये आईसीटी के कंप्यूटर के क्वेश्चनों को हम लेकर आए हैं, अंतिम सीरीज है कंप्यूटर की। तो वाईफाई से क्या तात्पर्य है? नॉर्मल सी शब्द है, ये सामान्य जानकारी दे रहे हैं, ये मान के चलना आप, ठीक है। वाईफाई से तात्पर्य क्या है? वायरलेस फैक्ट्री, वायरलेस फिडिलिटी, वेब फैक्ट्री, वेब फिडिलिटी। तो बताइएगा इसमें से वाईफाई का अर्थ क्या है? हाँ, इनमें कुछ नहीं, इनमें तो रट्टा मारना पड़ेगा, ध्यान रखना। वायरलेस फिडिलिटी इसका राइट आंसर है। सब लोग वाईफाई का यूज करते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देंगे कि इसका खोज किसने की थी, ये देंगे शायद, नहीं। ब्लूटूथ एक उदाहरण है, थोड़ा सा ब्लूटूथ एक उदाहरण है, किस चीज का उदाहरण है भाई ब्लूटूथ? व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क का है, पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क का है, लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो ब्लूटूथ उदाहरण पूछ रहा है किसका है? ब्लूटूथ किसका उदाहरण है? सब लोग इन चीजों को यूज करते हो, मोबाइल में सब चीजें हैं ये। हाँ जी, आज मोबाइल वाली सीरीज लेके आए हैं, मोबाइल में सब चीजें आपको मिलेंगी। बताइएगा, व्यक्तिगत ब्लूटूथ जो होता है वो प्रत्येक मोबाइल में होता है, और प्रत्येक का मतलब हर व्यक्ति पर्सनल व्यक्ति है, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क उसका एक क्षेत्र होता है, उसी क्षेत्र में ब्लूटूथ काम करता है, उस क्षेत्र से बाहर जाते ब्लूटूथ कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहां व्यक्तिगत आएगा, पर्सनल आएगा, क्योंकि पर्सनल ही होता है। एक ब्लूटूथ से व्यक्ति एक ही जुड़ सकता है, दूसरा नहीं जुड़ सकता। तो ध्यान रखिएगा, पर्सनल क्षेत्र नेटवर्क होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क इसको बोला जाता है। तो इसका 17 नंबर का 1 नंबर राइट आंसर होगा। एटीएम नेटवर्क का पूरा नाम क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। एटीएम जो आप यूज करते हो उसका पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक ट्रांसफर मोड, एप्लीकेशन ट्रांसफर मोड, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए 18 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 18 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बताइए बेटा। अठारह का गुरुजी बिल्कुल, ऑटोमेटिक टेलर मशीन के नाम से इसको जाना जाता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी अपने को, समय हो गया आगे वाली क्लास का। एसएमएस का पूरा नाम क्या है? बताइए फटाफट आंसर दें। एसएमएस का पूरा नाम क्या है? एसएमएस यूज करते हो ना, एसएमएस का पूरा नाम क्या है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, शॉर्ट मैसेज सर्विस,
सिल्वर मैसेज सर्विस, सीक्रेट मैसेज सर्विस। हाँ जी बिल्कुल 19 नंबर का राइट आंसर देने का प्रयास करें। 19 नंबर लगा के उत्तर दो। बिल्कुल भाई सही बात है, 19 नंबर लगा के उत्तर दो भाई। ठीक है तो देख लेते हैं। एसएमएस का मतलब शॉर्ट्स, एम का मैनेजिंग और एस का सर्विस। तो 1 नंबर इसका राइट आंसर है भाई, 1 नंबर इसका राइट आंसर बिल्कुल। 20 नंबर क्वेश्चन है, शासन के लिए कंप्यूटरों का प्रयोग कहलाता है कंप्यूटर गवर्नेंस, मेल गवर्नेंस, इंटरनेट गवर्नेंस और ई गवर्नेंस। बताइएगा यहां इसका राइट आंसर क्या होगा। आजकल ये प्रणाली सभी क्षेत्र में काम कर रही है। कोई भी अपने को शासन चलाना है, कोई भी ऑफिस का वर्क है या सरकार की कोई भी योजना है तो इस कार्यक्रम के तहत चल रही है। तो बताइएगा ये कौन सा नेटवर्क होता है या कंप्यूटर कहलाता है, किस कंप्यूटर का प्रयोग करेंगे। 20 नंबर का राइट आंसर देने का प्रयास करें। हाँ जी ठीक है बेटा सभी का सही आया। ई गवर्नेंस इसका राइट आंसर है, ई गवर्नेंस इसका राइट आंसर है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न डिजिटल सिग्नेचर क्या है। यह आपने अभी जो अगर आपने जाति प्रमाण पत्र या कुछ चीजें बनवाई हो ऐसी सरकारी तो उनमें ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। कंप्यूटर पर स्कैन किए गए हस्ताक्षर होते हैं, हस्ताक्षर को पहचानने वाला अनुप्रयोग होता है। 21 नंबर का आंसर देना है आपको। हाँ जी 21 नंबर का आंसर दें सभी। डिजिटल सिग्नेचर क्या होते हैं यह प्रश्न आपसे पूछा गया है और इस प्रश्न का आंसर दें फटाफट। क्या उत्तर दे रहे हो तुम। 21 का 1 दे रहे हो, मेरे हिसाब से 1 नहीं है। ऑप्शन 1 और चेंज कर दो अगर आपको ऑप्शन दिया जा रहा है। मेरे हिसाब से 1 नहीं है इसका, और बताओ। चलिए गलत उत्तर आया, कोई बात नहीं। इसका राइट आंसर है पब्लिक की कुंजी इंक्रिप्शन। पब्लिक की कुंजी क्या है, इंफ्रैक्शन। ये आपके डिजिटल सिग्नेचर है, ध्यान रखना। आपके मूल निवास पर या जाति प्रमाण पत्र पर आपको देखने को मिल जाते हैं। यूआरएल का पूरा नाम क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कंप्यूटर से संबंधित है। यूआरएल का पूरा नाम क्या है। कल करवा के गया था ये क्वेश्चन मैंने, कल मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया है। अगर अब इसका गलत उत्तर दोगे तो देख लेना तुम। कल मैंने ये प्रश्न आपको करवाया था, सीरीज के अंदर ये प्रश्न था और ये प्रश्न मैंने आपको करवाया था। ठीक है हाँ जी बताइएगा कैसा होता है। इस तरह का गुड लगा होता है, नीचे एक साइन इसका नाम लिखा होता है अधिकारी का, जैसे हम लिख दें देश राज इस तरह का, और फिर उसके ऊपर ऐसे गुड लगा होता है और एक साइड में ऐसे छोटा सा कॉलम, इसके अंदर ब्लैक ब्लैक से ऐसे बने होते हैं। ठीक है 2 नंबर बिल्कुल। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये मैंने कल आपको बताया था, इसका राइट आंसर है। हाँ की तो याद रहे भाई था, कुछ तो याद रहे। आज विशेष घोषणा है तो आप रुकेंगे मुझे पता है, क्लास के अंत तक बने रहेंगे। इंटरनेट जोड़ने के लिए कौन सी 4 चीजें आवश्यक है, बताइए इनमें से कौन सी 4 चीजें आपको चाहिए। अगर आपने इंटरनेट को जोड़ना है तो इनमें से कौन सी 4 चीजें आपको चाहिए, बताओ भाई कौन सी 4 चीजें आपको चाहिए इनमें से। टेलीफोन लाइन, मॉडेम, कंप्यूटर और आईएसपी। ठीक है मॉडेम, कंप्यूटर, पीडीए और आईएसपी। टेलीफोन लाइन, पीडीए, मॉडेम और कंप्यूटर, कंप्यूटर, आईएसपी, मॉडेम और संप्रेषित सॉफ्टवेयर। बताइएगा इंटरनेट जोड़ने के लिए आपको कौन सी 4 चीजों की आवश्यकता होगी। तो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको कंप्यूटर चाहिए, फिर आईएसपी ये चाहिए, मॉडेम चाहिए और संप्रेषक है सॉफ्टवेयर चाहिए जोड़ने के लिए। ठीक है बातें करने के लिए। तो इसका 4 नंबर राइट आंसर होगा। अब समय हम ज्यादा समझा नहीं पाएंगे, समय हो गया आगे वाली क्लास का, जल्दी जल्दी प्रश्नों को करेंगे। इंटरनेट सर्वर कहलाता है, इंटरनेट जो सर्वर होता है वो क्या कहलाता है, ये आपसे पूछ रहा है। इंटरनेट सर्वर क्या कहलाता है। इंटरनेट सर्वर ब्रिज कहलाता है, हब कहलाता है, क्लाइंट कहलाता है या होस्ट कहलाता है। फटाफट आंसर दो भाई।
आईपीएस एड्रेस होता है बेटा, एड्रेस होता है आईपीएस, आईएसपी एड्रेस होता है, सर्विस प्रोवाइडर, हाँ जी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, आईएसपी, हाँ जी। इसका इंटरनेट सर्वर क्या कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा, इंटरनेट सर्वर होस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? होस्ट कहलाता है। इंटरनेट सर्वर जो होता है वो होस्ट कहलाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेटवर्क में ओएसआई का पूरा नाम क्या है? बढ़िया क्वेश्चन है। ओएसआई का पूरा नाम आपसे पूछ रहा है, क्या नाम है? ओएसआई का पूरा नाम क्या है? 25 नंबर का आंसर दे फटाफट दो सारे। ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन, ओपन सॉफ्टवेयर इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन और ओल्ड सोर्स इंटरकनेक्शन। ओएसआई का फुल फॉर्म आपसे पूछने का प्रयास यहां पे वो कर रहा है। 25 नंबर का क्या आंसर होगा? श्योर नहीं हो फिर भी उत्तर दो, ताकि ये प्रश्न दोबारा आए तो आपको याद रहे कि इस प्रश्न का ये नंबर गलत था, दिया था मैंने, अब मेरे याद है। तो ध्यान रखिएगा, इसका है ओपन सिस्टम है इंटरकनेक्शन। इसका राइट आंसर होगा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इसका राइट आंसर है। चलिए गुरुजी, ठीक है जी, आगे बताओ गुरुजी। चलो, बौद्धिक समता संगठन की स्थापना कब हुई थी? ये ध्यान रखिएगा, बौद्धिक संगठन की स्थापना आपसे पूछी जा रही है और ये किस काम आता है? तो ये जो बौद्धिक संस्थान होते हैं ये कंप्यूटर के क्षेत्र का है, आपका जीके का प्रश्न नहीं है। इसमें कोई भी साहित्य है, कोई भी आपकी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उसकी सुरक्षा के लिए है। ये बौद्धिक समता संगठन की स्थापना कब हुई थी, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है, तो आप इसमें बताइएगा कब हुई थी। यानी कॉपीराइट वाला अधिकार आप इसे कह सकते हो, कॉपीराइट अधिकार है ये। इसका राइट आंसर आपको बताना है। कॉपीराइट अधिकार की बात कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा, देश आजाद हुआ था तब नहीं हुई, संविधान लागू हुआ तब नहीं हुई, हुआ तो इन दोनों में है। तो नई शिक्षा नीति में भी नहीं हुई, तो ध्यान रखिएगा 1967 में हुई थी। 1967 में आपकी कॉपीराइट का अधिकार दे दिया था कि कोई भी साहित्यकार है, कोई लेखक है, उसकी जो बुक लिखता है, कोई साहित्यिक नॉवल लिखता है, कोई गाना बनाता है, उस पर उसी व्यक्ति का अधिकार रहेगा, आप वो यूज नहीं कर सकते उसकी अनुमति के बिना। चलिए 26 नंबर आपका प्रश्न। 27 नंबर क्वेश्चन है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव में शामिल है। सामाजिक प्रभाव में शामिल पूछ रहा है, निजता है, साहित्यिक चोरी है, या सत्यनिष्ठा है, या उपयुक्त सभी है। ठीक है, तो संचार, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आपके स्पेशल टॉपिक लगा है, तो उसमें निजता, प्रत्येक व्यक्ति की सिक्योरिटी है वहां पे। ठीक है, साहित्यिक चोरी ये भी है, उसके अंदर आप किसी की कुछ वीडियो नहीं चुरा सकते, उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते। सत्यनिष्ठता होनी चाहिए कि ये वीडियो मेरा खुद का कंटेंट है, तो ध्यान रखिएगा उपयुक्त है सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर है बेटा, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। 28 नंबर है, डाटा प्रोसेसिंग चक्र किससे बना है? डाटा प्रोसेसिंग चक्र किससे बना है बताइएगा। इनपुट से बना है, आउटपुट से बना है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग से बना है, आउटपुट प्रोसेसिंग चक्र से बना है, केवल आउटपुट चक्र। तो डाटा जो प्रोसेस करता है सबको पता है, उसमें हमें कुछ देना पड़ता है, इनपुट दी जाती है, फिर वो क्या करता है, प्रोसेस करता है, और फिर उसके बाद में वो क्या देता है, आउटपुट देता है। तो ये बात तो अपने को सबको पता है, अदा प्रदा और व्यापार। तो ध्यान रखिएगा, इसका 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ये तो सबको पता है। ठीक है गुरुजी, थाने भी पता है, बहुत बढ़िया बात है, इसका 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, एक ट्रांजैक्शन फाइल स्टोर करती है डाटा जो शायद ही कभी बदलता हो, डाटा जो कभी नहीं बदलता, डाटा जो अक्सर बदलता है, डाटा जिसमें गलती हो। एक आप कोई भी फाइल को ट्रांजैक्शन करते हैं, वो क्या करती है? कोई भी ट्रांजैक्शन जब आप फाइल में करते हैं तो उसके अंदर एक होती है डीएमएल। ध्यान रखना, डीएमएल के द्वारा वो फाइल ट्रांसफर होती है, जिसका पूरा नाम होता है डाटा मल्टीपल्स लैंग्वेज। डाटा मल्टीपल्स लैंग्वेज, उसके द्वारा फाइल एक दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होती है। जैसे आपने एक फोटो, आपके पास 1.6 MB की थी, आपने उसको व्हाट्सएप में भेजा, तो आगे वाले के पास वो केबी में पहुंची 719 KB। जब ये बीच का जो डाटा था वो कहां चला गया, वो MDMUL में चला गया। तो ध्यान रखिएगा, ये डाटा जो होता है वो अक्सर बदलता रहता है,
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। 30 नंबर क्वेश्चन है, सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी हेतु दिसंबर 2020 को किस पोर्टल की शुरुआत राजस्थान में की गई है? करंट का प्रश्न और साथ में आपके सूचना प्रौद्योगिकी का यह प्रश्न है। बताइएगा राजस्थान में इनमें से कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? और सभी सरकारी ऑप्शन, हाँ जी, ठीक है। ये तारीख और बता देते हैं आपको, 18 दिसंबर के अंदर हुई थी। 18 दिसंबर 2020 को पोर्टल की शुरुआत राजस्थान में की गई। कौन से पोर्टल की शुरुआत की गई? 30 नंबर का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। पब्लिक वेलफेयर पोर्टल, बिल्कुल पब्लिक वेलफेयर पोर्टल, बिल्कुल जन कल्याण, हाँ जी, हिंदी में नाम है जन कल्याण पोर्टल। पब्लिक वेलफेयर यानी जन कल्याण पोर्टल इसका हिंदी में नाम है। यहां हमने अंग्रेजी में देके आपको उलझाने का प्रयास किया और आप उलझ गए। तो जन कल्याण जो पोर्टल है वो कब शुरू किया गया? 18 दिसंबर 2020 को। और आज का अंतिम क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर शायद प्रदर्शित हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, हो गया। प्रशासन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को क्या कहा जाता है? ज्ञानदूत, ज्ञानसुधा, ई चौपाल या ई गवर्नेंस? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, हाँ जी। प्रशासन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को क्या कहा जाता है? ज्ञानदूत, ज्ञानसुधा, ई गवर्नेंस, ई चौपाल? तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि प्रशासन में लोगों की भागीदारी। और लोग कहां बैठते हैं ये बात सबको पता है, गांव के अंदर बनी होती है चौपाल। लोग कहां बैठते हैं? चौपाल में। तो ध्यान रखना ई चौपाल कार्यक्रम में शुरू किया गया है। तो ये हम बड़ा कर देते हैं, ये हाँ जी। तो जीवन में एक बात ध्यान रखना, कभी कोई आपसे सहायता मांगे, ठीक है, कोई सलाह मांगे, तो ध्यान रखना कोई व्यक्ति आपसे सलाह मांगे कि हम क्या करें, तो सलाह के साथ साथ अपनी सहायता, अपना सहयोग भी दीजिएगा। हो सकता है आपकी सलाह गलत हो, परंतु आपका जो साथ है वो कभी गलत नहीं हो सकता। उस व्यक्ति को मोटिवेशन मिलेगा कि ये व्यक्ति मेरे साथ खड़ा है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी की सहायता करते समय इस बातों का ध्यान रखें कि सिर्फ बात नहीं बतानी है, उसका साथ निभाना है। तो आज के लिए बढ़िया थॉट आपको दे दिया है, जीवन में उतारिएगा, काम आएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल 12 से 1। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।